एवरीवन, क्लास 11th के फ्रेश बच्चों। तो 11th में जब आप जाओगे काफी सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी का ब्रिज कोर्स हमने ऑलरेडी किया, उसमें 2 ब्रिज कोर्स मैंने बताए एंड काफी सारे बेसिक्स हमने कवर किए बायोलॉजी के। यहां बात करेंगे केमिस्ट्री की। काफी बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो डोंट वरी, क्या क्या बेसिक्स आपको आने चाहिए ताकि आप 11th में जाओ, आपकी जर्नी स्मूथ हो जाओ, वो सारी चीजें यहां पे कवर करेंगे। ये ब्रिज कोर्स 1 है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री का एक और बनेगा ब्रिज कोर्स 2 एंड फिजिक्स के भी 2 बनेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। नाउ देखिए भैया, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब मैटर का बना हुआ है, बराबर। मैटर, पदार्थ, एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, सारा जो मैटर यूनिवर्स में हम देखते हैं वो किसका बनता है? एटम्स का बनता है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? सबसे पहले 11th केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में काफी कुछ चीजें सीख चुके हो, उसी का थोड़ा सा अपने को रिविजन करके जाना है सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ अच्छे से 11th के साथ। ठीक है, देखिए, तो कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कणाद के साथ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ऑफ डिवाइडिंग मैटर। पदार्थ को आप डिवाइड करते जाओ, कट करते जाओ, काटते जाओ, तो जैसे आप उसको डिवाइड करोगे इट विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। आप डिवाइड करते जाओ तो वो छोटा 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 होते जाएगा इस तरीके से। एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच जाएगा एंड उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को और ज्यादा काटा नहीं जा सकता। फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, और ज्यादा नहीं काट सकते। तो महर्षि कणाद ने उस छोटे से पार्टिकल को, जिसको और नहीं काटा जा सकता, उसको नाम दिया परमाणु। तो ये परमाणु शब्द कहां से आया? महर्षि कणाद, इन्होंने इस शब्द को हमें दिया, बराबर है। एंड उसी प्रकार से उसी समय, उसी के आसपास एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इन्होंने भी मैटर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे डेमोक्रिटस हैं एंड ल्यूसिपस, इन्होंने भी सेम चीज बोली जो हमारे, वैसे महर्षि कणाद ने ये चीजें काफी पहले बोली थी एंड डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस इन्होंने ये चीज बाद में बताई। ठीक है, सेम कंसेप्ट, डिवाइड करते जाइए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता एंड उस पार्टिकल को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम्स। एंड यहां से ये शब्द आया हमारा एटम। ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। चलिए फिर थोड़ा हम आगे बढ़े, समय बीता, साइंटिस्ट आए बहुत सारे एंड उन्होंने भी मैटर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया। सो 18th सेंचुरी के अंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट्स रिकॉग्नाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है आपको पता है? पता होना चाहिए, उनको भी पता चल गया, साइंटिस्ट लोग को भी पता चला एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, बराबर है। एंड कंपाउंड मतलब कंबाइंड सब्सटेंस। 2 और मोर एलिमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं, केमिकली कंबाइन करूं, सिर्फ मिक्स नहीं करना है, भेल नहीं बनाने का है उसका, ठीक है, केमिकली कंबाइन करना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली, ध्यान से सुनिएगा, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, डोंट वरी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल ले लो, जैसे एलिमेंट की बात करें, प्योर सब्सटेंस, तो उसमें हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया। तो ये सारे तुम्हारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। एंड वही कंपाउंड की बात करें तो हमें पता है H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, NH3 अमोनिया है। तो ये सारे क्या बन जाते हैं? तुम्हारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, जहां पे 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्या वो कंपाउंड हो जाएगा? नहीं, वो भी एलिमेंट ही है। तो O2 क्या है? डाई एटॉमिक गैस है, लेकिन वो एलिमेंट ही है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, O2
मॉलिक्यूल है बट वो एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही N2, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट ही है, मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंट है, ठीक है। वैसे क्लोरीन Cl2 होता है, फ्लोरीन F2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। तो ये आपके प्योर सब्सटेंसेस हो गए, समझ में आ गई। एंड कंपाउंड क्या होता है समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंस आपको भी पता है। एंड मिक्सचर क्या होता है, भेलपुरी, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कैसे भी अपन उसको मिक्स कर देंगे। एंड वो मिक्सचर के अंदर जैसे एयर है फॉर एग्जांपल, हवा, मुझे बताओ एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, थोड़ा थोड़ा CO2 भी है, बाकी धूल मिट्टी भी है, पोल्यूशन भी है, और रेयर गैसेस जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन, ये भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है आपके हवा के अंदर। लेकिन मेजॉरिटी क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। तो ये तीन चीजें केमिकली कंबाइंड नहीं है, सिर्फ मिक्स किया हुआ है। तो आपका एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर, भेल भेल बनाया हुआ है अलग अलग गैसेस का, है ना। तो हवा क्या है, मिक्सचर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन केमिकली कंबाइंड है नहीं, अलग अलग है, बस मिक्स है। समझ में आया। तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। चलिए इसके बाद आगे क्या हुआ, ये साइंटिस्ट लोग, इनको एलिमेंट और कंपाउंड पता चल गया, तो दे बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन। तो एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं, जैसे हाइड्रोजन था अपना चुपचाप बैठा था, ऑक्सीजन था चुपचाप बैठा था, लेकिन इन दोनों ने मिलाकर वाटर क्यों बनाया, कैसे बनाया, कैसे कॉम्बिनेशन हुआ उनका। तो ये सारे सवाल उनके मन में आने लगे, ठीक है। एंड जब वो कंबाइन होते हैं तब होता क्या है, एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब साथ में आते हैं तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारी चीजें उनको पता करनी थी, ठीक है। चलिए तो वहां पे आते हैं एंटोइन एल लेवोइजियर, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज बताए केमिकल कॉम्बिनेशन के। ये दोनों लॉ आपको आने चाहिए, टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, the two laws of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph L. Proust। तो यहां पे दो साइंटिस्ट थे, लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड हमें टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया। तो वो लॉ क्या था, सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना डालोगे उतना आएगा। मतलब क्या, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, बराबर है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने बोला। हमें तो पता है कि एटम के अंदर और भी चीजें होती हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं। तो अंदर 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 घुसोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी एटम के अंदर। लेकिन उस जमाने में मालूम नहीं था, उनको क्या लगा कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन में ना तो नया एटम बनता है ना तो कोई एटम खत्म होता है, जितना डालोगे उतना आएगा। मतलब जितना आपका रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में आने वाला है, बस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, AB+C AC+B बना, रिकॉम्बिनेशन हुआ, नया बॉन्ड बना, नया कंपाउंड बना, लेकिन जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बाहर आया। समझ में आया, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड इसलिए हम इसी लॉ को मेंटेन करने के लिए हम हर एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तब जाके जितना आपने रिएक्टेंट में डाला है उतना ही प्रोडक्ट में बाहर आता है, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। समझ में आ गई बात, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी बहुत बढ़िया लॉ है। इन्होंने क्या बोला, a chemical compound always contains the same element in the same fixed proportion by mass regardless of the source or method of preparation। मतलब आप पानी ले लो, आप पानी कहीं से भी ले लो, नदी से ले लो, लेक से ले लो, रिजर्वायर से ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, आप किसी दूसरे ग्रह पे चले जाओ, आप किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पानी लेके आओ, पानी का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O का, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पानी हमेशा H2O रहेगा। एंड इसके अंदर यही दो एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एंड यहां पे वो प्रोपोर्शन क्या है, रुक जाओ, इधर अपन लिखेंगे, यहां पे वो प्रोपोर्शन है 1:8,
H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है 1, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 8 बाय मास, ठीक है, बाय मास। इसका क्या मतलब है सर, नहीं समझ में आया, डोंट वरी। चलो मैंने पानी लिया, मैंने कितना लिया, 9 ग्राम पानी लिया, 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस 9 ग्राम के अंदर मुझे बताओ, वाटर में आपको मैंने क्या बताया, 1:8 का रेशियो है बाय मास। मतलब अगर मैं 9 ग्राम पानी लेता हूं तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। चलो वैसा ही मैंने अगर 18 ग्राम पानी लिया तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितने बचे, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ रही है। तो पानी आप कहीं से भी लाओ, उसमें आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हमेशा उनका जो रेशियो है वो 1:8 रहेगा बाय मास। और एग्जांपल ले लो, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एग्जांपल तो ले सकते हैं अपन। तो अमोनिया में आप कहीं से भी लेके आओ, हमेशा फॉर्मूला NH3 रहेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रहेगा, एंड उनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है बाय मास, कितना है, 14:3। तो आपने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 17 ग्राम अमोनिया ले लिया, तो उसमें से 14 ग्राम क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, 3 ग्राम क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। बात समझ में आ रही है। कहीं से भी लाओ यही प्रोपोर्शन रहेगा बाय मास। CO2 ले लो, 3:8 का प्रोपोर्शन है, तो 11 ग्राम ले लो आप, 11 ग्राम CO2 एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसमें आपको 3 ग्राम कार्बन मिलेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ज्यादा कुछ यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं। और ये CO2 कहीं से भी लाओ, दूसरे ग्रह से लाओ, दूसरे गैलेक्सी से लाओ, कहीं से भी लाओ, ठीक है। फिर मीथेन की बात करते हैं, CH4 3:1 का रेशियो रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अपन ने 4 ग्राम CH4 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें आपको 3 ग्राम कार्बन मिल जाएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। हमारी बतिया समझ में आई तुमका, समझ में आया, बेसिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। चलिए फिर अभी अपन एटॉमिक थियरी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली एटॉमिक थियरी दी थी हमें डाल्टन ने, 1808 की बात है, बहुत सालों पुरानी बात है। वीडियो अच्छा लग रहा रहेगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत सारी बातें हमें करनी है वीडियो के अंदर, करते जाएंगे। फिर इन्होंने बोला सॉलिड स्फीयर मॉडल। सॉलिड स्फीयर मतलब इन्होंने बोला एटम एक गोला है, एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है, बस इनडिविजिबल है, कुछ नहीं है, बस सॉलिड स्फीयर है, ऐसा इन्होंने बोला। देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारा मैटर एटम से बना है। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ना तो काट सकते हो ना तो तबाह कर सकते हो, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम एकदम सेम टू सेम रहेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम सेम टू सेम रहेंगे, नाइट्रोजन के 2 एटम सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अलग है, नाइट्रोजन का और क्लोरीन का अलग है, सोडियम का पोटेशियम का अलग है। तो बस सिमिलर एलिमेंट के एटम सेम है, अलग अलग एलिमेंट के अलग है, एंड आपका जो एटम है वो बस एक गोला है, इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल, ऐसा डाल्टन ने कहा। चलिए, तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, एटम वॉज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एंड दिस लेड टू द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो लोगों को पता चला नहीं 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 नहीं, एटम के अंदर और भी माल मसाला भरा हुआ है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन बाद में पता चला, ठीक है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एंड इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। तो एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे रखा हुआ है ये समझना जरूरी हो गया। चलिए फिर आते हैं हम थॉमसन मॉडल पे। 1897 की बात है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने बहुत ही मजेदार मॉडल दिया। इन्होंने बोला कि आपका जो आइटम है, एटम है, वो एक क्रिसमस पुडिंग के जैसा है। क्रिसमस पुडिंग क्या होती है, एक प्रकार का केक होता है, उसमें मनुका डालते हैं, मनुका मतलब किशमिश, रेजिन्स, ठीक है, इस तरीके से दिखती है। तो उन्होंने क्या बोला, इसको थोड़ा गौर से देखो, घुस के देखो अंदर। उन्होंने बोला कि आपका एटम एक पुडिंग के जैसा है, एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है सब जगह पे, मतलब ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। और बीच बीच में जो तुमको मनुके दिखते हैं, यहाँ 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 पे ये सब मनुका दिख रहा है छोटा छोटा, ठीक है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है और बीच बीच में मनुके की तरह, रेजिन की तरह, किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से समझना है तो इसको तुम एक तरबूज की तरह भी समझ सकते हो। तो मान लो लाल हिस्सा जो है, जो तुम्हारा पूरा लाल हिस्सा है, वो सब पॉजिटिव 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 चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ। और बीच बीच में जो सीड आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सीड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच आर स्कैटर्ड इन द पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? ये था हमारा थॉमसन मॉडल। देखो, अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बीच बीच में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन्होंने बताया। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। स्टडेड मतलब अटके हुए हैं, जस्ट लाइक सीड्स और मनुका, रेजिन्स। तो थॉमसन साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब अंदर डाले हुए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, दोनों इक्वल है, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो आपका जो एटम है एज अ होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब आपके एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा अनलेस उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या ऐड किया जाए, तब जाके चार्ज आएगा, कैटायन बनता है, एनायन बनता है, अपने को मालूम है। लेकिन अदरवाइज तुम्हारा एटम कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक, अब जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं एक लिमिटेड स्टूडेंट बैच के अंदर, स्मॉल साइज्ड बैच के अंदर, तो अपना उड़ान 4 पॉइंट बैच है जो हमने लॉन्च कर दिया है एंड बहुत ही जल्द लेक्चर्स भी इसके स्टार्ट हो जाएंगे, वेरी वेरी सून। इधर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, MHT CT का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड कम स्टूडेंट्स है, मैंने बताया आपको लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपको मिलेगा पर्सनल अटेंशन, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल अटेंशन। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो डाउट क्लियरिंग के लिए। तो ये सारी सुविधाएं हमारे बैच के अंदर मिलती हैं। देखिए, लाइव इंटरैक्टिव क्लास में जैसे लेक्चर चल रहा है तो आप ऑलरेडी कमेंट तो कर सकते हो, टीचर आपका कमेंट पढ़ेगा, आपको रेस्पॉन्ड करेगा। उसके अलावा आप रेज अ हैंड, हाथ उठा करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं टीचर को एंड टीचर आपके साथ बात करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज में आपको MCQ टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। MCQ टेस्ट में हमारे पास हजारों क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक है, CET के क्वेश्चंस की, MCQs की। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट आपको चैप्टर वाइज दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक फोन नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आपको मुझे कॉल करना है, मेरे फोन पे कॉल करना है, कर सकते हो, मैं उठाऊंगा, डाउट क्लियर करूंगा। बाकी जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी कॉल कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अगर कोई क्रैश कोर्स आता है या कोई छोटा सा कोर्स आता है उस 11th स्टैंडर्ड से रिगार्डिंग, तो वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड खजाना मतलब क्या? जो लास्ट बैच अपना हुआ उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनके नोट्स, उनके क्वेश्चन पेपर्स जो हमने दिए हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल जो दिया है, वो सब कुछ आपको पहले से दे दिया जाता है ताकि आप आगे का पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जो रिविजन अपना होगा वो कहाँ पे होता है? जूम पे होता है। देखो, जूम पे गाइडेंस सेशन भी होते हैं, आपको बता दूं जूम पे क्या क्या होगा। गाइडेंस सेशन होंगे, मेंटरशिप होगी, मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग होगा एंड रिवीजन होगा। तो ये सारी चीजें जूम पे करते हैं बच्चों से इंडिविजुअली इंटरैक्ट करके। हर बच्चे का डाउट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक जूम सेशन एंड नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो अपने बैच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या मिल जाता है? 1-on-1 कॉल, टीचर को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, आपको एक IVR नंबर मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग इस तरीके से जूम पे होती है जो मैंने आपको बताया। मेंटरशिप, गाइडेंस, सारी चीजें अपन जूम पे करते हैं बच्चों से बात करके। तो कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
मॉडल ऑफ एटम, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया? He was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. इनको जानना था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं। तो उन्होंने किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक डब्बा लिया, लेड का डब्बा, ठीक है, इट इज लाइक अ शील्ड, लेड का डब्बा, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। क्या लिया? इधर लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे रेडियम फॉर एग्जांपल, और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या निकलने वाला है? अल्फा पार्टिकल्स। इधर लिख रहा हूं, अल्फा पार्टिकल्स। आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब आप पूछोगे सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? आपको बता दूं, इट इज नथिंग बट हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, हीलियम का एक एटम बनाओ, चलो ये उसका न्यूक्लियस बना दिया अपन ने, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और एक ही शेल होता है। उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, बराबर। कौन सा शेल रहेगा? के शेल। अगर आप इलेक्ट्रॉन हटा दो और शेल हटा दो तो क्या बचा? न्यूक्लियस बचा, और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हटा दो, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस। चलिए, इतना समझ में आया? अब देखो, हमने ले लिया एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल, बहुत पतला, एंड उसके आसपास हमने लगा दिया एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये स्क्रीन कैसी होती है? फ्लोरोसेंट मटेरियल की होती है। मतलब इस पे अगर अल्फा पार्टिकल गिरेगा, मतलब समझो यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और यहां जाके टकराया, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? वहां पे आपको एक फ्लैश दिखेगा या एक ग्लो दिखेगा। ये स्क्रीन जो है वो चमक उठेगी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपका अल्फा पार्टिकल टकराया। स्क्रीन क्या होगी? चमक उठेगी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की है, तो आपको क्या दिखेगा? छोटा ग्लो दिखेगा। समझ में आया बात? चलिए, अब क्या करना है? बस अल्फा पार्टिकल को हमने निकाला, हमने निकाला एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बीम मतलब क्या? एक सिंगल रे, समझते हो? रे ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाला हमने, गोल्ड फॉइल को हिट किया। अब रुदरफोर्ड साहब को क्या लगा कि ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को चीरते हुए उसके आर पार चले जाएंगे, एकदम सीधे 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 निकल जाएंगे, एंड अगर आया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ सकता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा यहां वहां वो हो सकते हैं, ऐसा उनको लगा। उन्होंने क्या सोचा आपको बताता हूं। उन्होंने सोचा कि एटम के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज लाइक कोहरा। ये जो फॉग आपको दिख रहा है, समझ लो ये फॉग क्या है? पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ इस तरीके से, ठीक है। एंड बीच बीच में आपको इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी होगा, तो आपका एटम कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एंड जो अपने अल्फा पार्टिकल हैं, ध्यान से सुनना, जो अल्फा पार्टिकल हमने छोड़े हैं, दे आर लाइक, अल्फा पार्टिकल जो हैं दे आर लाइक बुलेट्स। कोहरे को चीरते हुए, ये जो फॉग है पॉजिटिव चार्ज का, उसको चीरते हुए सीधे सीधे निकल जाएंगे अल्फा पार्टिकल, बुलेट की तरह, डिस्काउंट। यहां वहां अगर हुए, थोड़ा उनके डायरेक्शन में अगर थोड़ा भी चेंज आया तो वो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, ये उनको पता था, तो थोड़ा अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से थोड़ा रिपल्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज और अपना जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है, तो उनके बीच में थोड़ा रिपल्शन हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई ये अल्फा पार्टिकल थोड़े थोड़े हिल सकते हैं, थोड़ा इनका डायरेक्शन में
स्लाइट डिविएशन आ सकता है, लेकिन अदरवाइज सारे के सारे चीरते हुए चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एंड वैसा हुआ भी, बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे चीरते हुए चले गए, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स जैसा उन्होंने सोचा था स्लाइट डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स में काफी ज्यादा एंगल से भी डिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो ये उनके लिए शॉकिंग डिस्कवरी थी कि ज्यादा डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, एंड कुछ कुछ पार्टिकल तो लिटरली पीछे की तरफ आ रहे थे वापस इस तरीके से, एंड कुछ कुछ पार्टिकल रेयरली बिल्कुल 180 डिग्री वापस आ रहे थे, एकदम जो भेजी थी दुआ टकरा कर वापस आई, बस उसी तरीके से जो पार्टिकल फेंक के मारा वो पूरा टकरा के वापस आया। ऐसा भी हुआ। देखो, 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो एकदम 180 डिग्री वापस आ रहा था, रिबाउंड हो रहा था, टकरा के वापस आ रहा था। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिस्कवरी थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिविएशन एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जो बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन आने लगा, डिविएशन आने लगा, एंड पार्टिकल लिटरली वापस आने लगे, तो उनका दिमाग हो गया खराब। इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, उनके अपने शब्दों में, दिस रिजल्ट was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। मतलब क्या? एक मिसाइल ले लो आप, 15 इंच शेल मतलब क्या? मिसाइल होता है ऐसा, इसमें से निकलता है आर्टिलरी गन में से। ये मिसाइल आप एक टिश्यू पेपर पे मारो और वो टकरा कर वापस आके आपको ही मारेगा, ऐसा रिजल्ट उनको लगा। ठीक है, ये उनके अपने शब्द थे। तो देखो, इसमें से तात्पर्य क्या निकाला? रूथरफोर्ड ने बैठे, उन्होंने बहुत सोचा, गुणाकार किया, भागाकार किया, जोड़ा घटाया, सब करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। 99%, 99.9999% तुम्हारा एटम खाली होता है, अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा एटम के अंदर, खाली है। ठीक है, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, बिकॉज 99.9999% आपका एटम खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे सीधे चले गए। ठीक है, मोर देन 99.9999% एटम इज एम्प्टी। समझ लेना, ये खाली होता है एटम, एटम के अंदर कुछ नहीं रखा। ठीक है, एम्प्टी स्पेस। मतलब सोचो ना, आप भी एटम्स के बने हो ना, तो अगर सच में देखा जाए तो आपके अंदर है कुछ नहीं, 99.9999% तो खाली जगह है, बस है कुछ, कुछ नहीं है आपके अंदर, हवा, हवा भी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, एटम खाली होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब एटम के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पुडिंग बना दिया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड उस पॉइंट को हमने आगे जाके क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। ठीक है, तो सारा जो मास होता है एटम का, एटम के अंदर जो भी मास है वो सारा का सारा मास कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है, एंड दैट इज वाई अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस से टकरा कर थोड़ा सा डिविएशन हमें दिखा रहे थे। इस तरीके से समझ में आई बात? देखो फिर से, अल्फा पार्टिकल आया, न्यूक्लियस से टकरा कर डिफ्लेक्शन दिखा, फिर कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा कर पीछे की तरफ भी आ रहे थे, एंड 1 out of 12,000 एकदम रिबाउंड हो रहे थे, 180 डिग्री रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास, एटम का जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, और उस पॉइंट को हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है मालूम है? फ्रॉम द डेटा ही कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रुथरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस कितना छोटा है, उसका रेडियस कितना है, ये भी कैलकुलेट किया, एंड क्या पता चला? इट इज 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब समझ लो ये एटम का रेडियस है ना, इतना, इसको आप एटॉमिक रेडियस मानते हो, एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा पता है?
10⁵ मतलब कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन एटम। ठीक है, न्यूक्लियस कितना छोटा है? 1 लाख टाइम छोटा है आपके एटम से। ये बात आपको समझनी है। मतलब अगर ये एटम है ना, तो न्यूक्लियस कहां होगा पता है कितना होगा? इतना भी नहीं होगा। ये तो फिर भी बड़ा है, ये फिर भी बड़ा है, इससे भी छोटा होगा, दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा न्यूक्लियस रहेगा। समझ में आई बात? चलो इसको कंपेयर करते हैं विद अ क्रिकेट स्टेडियम। आईपीएल चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। ये अगर आपका एटम है, चलो ग्राउंड है, ये पूरा तुम्हारा एटम है, तो न्यूक्लियस कितना रहेगा? ग्राउंड के सेंटर में एक चावल का दाना रख दो, ठीक है, इधर एक छोटा सा, ऐसा छोटा सा पॉइंट जो दिख भी नहीं रहा है, एक चावल का दाना, उतना छोटा होगा तुम्हारा न्यूक्लियस ऑफ द एटम। समझ में आया? मजा आ गया? दिमाग खुल गया? चलिए, तो रूथरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताया, और उस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बताया? There is a positively charged center in the atom called the nucleus. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. ठीक है, सारा का सारा जो, ऑलमोस्ट सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में। अब देखिए इनके मॉडल में प्रॉब्लम क्या था, आपको बताता हूं, रुक जाओ, ये वीडियो बाद में प्ले करेंगे, पहले आप प्रॉब्लम समझ लो। ड्रॉबैक्स ऑफ रूथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। प्रॉब्लम क्या थी? द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इमेजिन करो, ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिट है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलर मूवमेंट है, इट इज नॉट स्टेबल। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमे तो वो एनर्जी लूज करता है। देखो आपने 10th में पढ़ा है कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? बिकॉज आप किसी चीज को जब गोल घुमाते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, एट एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप किसी चीज को गोल घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। मतलब जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एंड अगर चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए तो वो एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा मालूम है? ये जो पार्टिकल है वो घूमते 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 सीधा जाके न्यूक्लियस में घुस जाएगा एंड एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? सुनो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी सर्कुलर मोशन में, तो पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, मतलब एनर्जी लूज करते हैं। चार्ज पार्टिकल को अगर गोल घुमाया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, तो वो एनर्जी लूज करते हैं, एंड अगर एनर्जी लूज करेंगे तो घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कहानी समझ में आई? अब ये वीडियो देखो जरा, क्या बोला है देखो इसमें। जैसे समझ लो यही इलेक्ट्रॉन्स है, गोल 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 घूम रहे घूम रहे घूम रहे, लेकिन एनर्जी लूज कर रहे हैं और अंत में सीधा जाके न्यूक्लियस के अंदर घुस जा रहे हैं, एंड आपका एटम क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए फाइनली आते हैं नील्स बोर, एंड बोर मॉडल इन्होंने 1913 में दिया। ठीक है,
नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही फेमस है, 11th में आप पढ़ोगे डिटेल में। मैं यहां बता देता हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, ऐसी कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती है, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ओनली सर्टन स्पेशल, फिर से पढ़ो, ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। एंड अगर इन ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं घूमेगा, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होती हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। एंड जब वहां वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, ऐसी बात नील्स बोर ने कही। ठीक है, एंड ये जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम शेल्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो देर आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या, सेपरेट या स्पेसिफिक, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा है के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल, एन शेल, और एन मतलब क्या, शेल का नंबर, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, आगे आप पढ़ोगे 11th में। लेकिन सिंपल भाषा में के शेल का एन, एन क्या रहेगा, 1 रहेगा, पहला शेल है। एल का एन क्या है, 2 है। एम का क्या है, 3 है। एन का क्या है, 4 है। ठीक है, चलो बीच में क्या है तुम्हारा, ये न्यूक्लियस। चलो अभी थोड़ा बेसिक अपन समझ लेंगे कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये दोनों चीजें कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, शेल्स में प्रेजेंट है या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड वो जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, प्लस और माइनस, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहां पे, प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें रहेगा, चलो ऐसे बता देते हैं, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन में रहेगा। समझ में आ गया। तो प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, बस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, यही बात है। याद रखना, एटॉमिक नंबर क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एंड इसको डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, जेड। कार्बन की बात करें तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड शेल में 4। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है शेल्स में उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से लिखा जाता है 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल। इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से शेल में भरा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर उसको अपन ए से डिनोट करते हैं। एंड इट इज नथिंग बट एडिशन सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये सारी बेसिक बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। और किसी भी एलिमेंट को लिखा कैसे जाता है, ये आपका एलिमेंट का सिंबल है, ये मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा, बराबर है। तो अगर मैं कार्बन की ही बात करूं तो 12 और 6 इस तरीके से लिखा जाएगा। चलो, तो ये पीरियोडिक टेबल में 10th में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको मैंने एस ब्लॉक लर्न करा दिया होगा, आपको मैंने पी ब्लॉक लर्न करा दिया होगा। एंड 1 to 20 एलिमेंट्स भी हमने सीक्वेंस में लर्न किए हुए हैं। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, और एक और वीडियो मैंने डाला है जहां पे मैंने पूरा डी ब्लॉक भी करवाया है। बचता है सिर्फ तुम्हारा एफ ब्लॉक, उतना कर लोगे तो तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो भी अपन करा देंगे। बट 11th के शुरुआत में आपको
डी ब्लॉक आप बाद में कर लेना चाहिए तो, लेकिन पहले एस पी एंड 1 to 20 एलिमेंट्स, इतना तो आपको लर्न होना चाहिए 11th के शुरुआत में। आप जा रहे हो ना, इतना लर्न करके आपको जाना है, ठीक है। ट्रिक आपको चाहिए तो बता दूं, एस ब्लॉक में अपन क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, हेलीना के, हेलीना नाम की लड़की है, हेलीना के आरबीसीज फरार, हेलीना के आरबीसीज फरार। फिर ग्रुप नंबर 2 को मैं क्या बोलता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक को याद कैसे रखते हैं, बाल गया इंसान टकला, ठीक है। नीचे का लास्ट लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बाल गया इंसान टकला, वहां तक याद कर लो। फिर कम सी गर्ल्स इन संडे पब, कम सी गर्ल्स इन संडे पब। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओएस से तेल पियो, ओएस से तेल पियो। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। फिर हीना नीना और करीना, मैं कौन सा यूज करता हूं यहां पे पता है, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। वैसे हीना नीना और करीना का भी कुछ था, हीना नीना और करीना, चलो मेरे को याद नहीं आ रहा है वो वाला, लेकिन हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, ऐसे मैं याद रखता हूँ लास्ट वाला। तो आप एस और पी ब्लॉक कर लेना, 1 to 20 एलिमेंट्स कर लेना, ठीक है। चलिए एक बेसिक एटम की बात करें तो ये उसका न्यूक्लियस आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए और शेल आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से भरा जाएगा शेल में, शेल की कैपेसिटी कैसे फिक्स करी जाएगी, देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा ना 2n², ये फॉर्मूला किसने दिया था, बोर एंड बरी, ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया 2n² कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में भरे जाएंगे। तो चलो के शेल की बात करें तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है के शेल के लिए बराबर, तो 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है डुप्लेट, डुप्लेट बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर एल शेल की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, n इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 8, तो यहाँ पे बन जाता है ऑक्टेट, डुप्लेट ऑक्टेट, समझ में आ रहा है। तीसरा शेल ले लो एम शेल, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 18 आ गया, उसको कोई नाम नहीं है, ठीक है। फिर एन शेल की बात करेंगे n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑर्बिट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी समझ में आती है, शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं समझ में आ जाता है, ठीक है। एंड वैसे शेल के अंदर और सब शेल भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का जो ब्रिज कोर्स 2 होता है, सब शेल एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है। अभी देखिए 1 to 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने चाहिए। हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा जाएगा, देखो एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। लिथियम का 3 आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 1 to 20 आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैसेस कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये लोग रिएक्शन नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है ना, इस तरीके से डुप्लेट इज कंप्लीट, तो अभी ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। एंड नियॉन की बात करें तो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है देखो ना, एटॉमिक नंबर कितना है 10 है, 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो के शेल भी कंप्लीट है और एल शेल भी कंप्लीट है, ठीक है। 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अभी ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी क्या है, 0 है यहाँ पे हीलियम की, नियॉन की। वैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे कैसे हैं, इनर्ट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लोग रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, या तो गेन कर सकते हैं, या तो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह हो जाए एंड वो भी स्टेबल हो जाए। तो सारे एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करते हैं? ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा हो जाए एंड वो स्टेबल हो जाए। दिस इज द रीजन फॉर ऑल द रिएक्शंस जो हम देखते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वही कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा, उसी को अपन वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें 2,8,1, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा इसका? Z क्या है? 11, 2,8,1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, विच इज नियॉन के जैसा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, बराबर है। एंड मैग्नीशियम की बात करें 2,8,2, एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो ये इसको और इसको, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो वापस इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 नियॉन के जैसा हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, एंड उसी के लिए वो लोग या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज करेंगे, या तो शेयर करेंगे, एंड वही क्या है? उनकी वैलेंसी है, ठीक है। वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, ठीक, 2,8 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। चलिए 1 to 20 अपन ने याद कर लिया है, फिर भी यहां पे बता देता हूं। हाय हाय हेलो, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ठीक है। और एक लास्ट बात, एस ब्लॉक बताया मैंने, पी ब्लॉक बताया, 1 to 20 एलिमेंट बताया, एंड लास्ट बात आपको, ये जो आयॉन्स हैं उसमें कैटायंस भी हैं, एनायंस भी हैं, एंड पॉली एटमिक आयंस भी हैं। पॉली एटमिक मतलब जैसे, चलो यहां तो आपको दिख रहा है Na+, K+, Ag+, Cu+। पॉली एटमिक मतलब जिसमें ज्यादा एटम्स हैं, एक से ज्यादा, NH4+, OH-, NO3-, तो इनको क्या कहते हैं? पॉली एटमिक आयंस, ठीक है। तो आपको ये जो आयंस हैं उनके ऊपर का चार्ज और उनकी वैलेंसी, इनका जो चार्ज है और उनकी जो वैलेंसी है, ये आपको क्या करनी है? लर्न करनी है, ताकि आप रिएक्शंस में इनको यूज कर पाओ। वैलेंसी पता होगी तो आप कंपाउंड बना लोगे, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करके कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो ये चार्ट आपको लर्न करना है। और ये आपको बता दूं, अपना जो इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, उसमें फ्लैश कार्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा, होम पेज पे ही दिखेगा, वहां पे इसके फ्लैश कार्ड्स दिए हैं, तो आपका रिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा एंड ये पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। अदरवाइज वैलेंसी आरती भी है, अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको वैलेंसी आरती। उसमें आरती में भी आप ये पूरा लर्न कर लोगे, आपका पूरा का पूरा, तो आप कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो, ठीक है। फ्लैश कार्ड में भी मिल जाएगा इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एप्लीकेशन का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो, फ्लैश कार्ड्स आपको होम पेज पे मिल जाएंगे और वहां से आप ये पूरा वैलेंसी लर्न कर सकते हो, ठीक है। आयंस लर्न कर सकते हो, कैटायंस हैं, एनायंस हैं, पॉलीएटमिक आयंस, ठीक है। चलो विद दिस यहीं पे अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। ऐसा ही ब्रिज कोर्स 2 आ जाएगा, उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें अपने को करनी है। वीडियो अच्छा लगा रहेगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।